नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के साथ यह साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि जिस तरह से पहली सूची में 16 नए चेहरों को स्थान दिया गया है, वैसे ही दूसरी सूची जो लगभग बनकर तैयार है, इसमें भी नए चेहरों को स्थान दिया जाएगा। इसके लिए 5 राज्यों के 57 विधायकों को छत्तीसगढ़ बुलाकर उनको कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यानी जो भाजपा का मुख्यालय है, वहाँ एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। समझाने की कोशिश की गई कि आपको अपनी ओर से कोई सुझाव नहीं देना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है कि कौन बगावत कर सकता है, कौन माहौल खराब कर सकता है, इससे कैसे निपटा जाए। इसी कार्य में लगे हैं अन्य राज्यों के आए हुए ये विधायक। वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जो नेता ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं, उनके चेहरे पहचाने जा रहे हैं। ऐसे लोग जो बरसों से जमे हुए थे, जिनकी वजह से नई पीढ़ी को मौका नहीं मिल रहा था, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना होमवर्क किया है, वह होमवर्क अब साकार होता नजर आ रहा है। क्योंकि दूसरी लिस्ट में साफ तौर पर नए लोगों को मौका देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से टिकट वितरण को लेकर A, B, C और D का फार्मूला बनाया था, जिसमें A कैटेगरी में सबसे मजबूत सीटों को स्थान दिया गया था, जबकि B कैटेगरी में जहां भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर नजर आती है, और C कैटेगरी जहां कभी हार और कभी जीत होती रहती है, और D कैटेगरी जहां भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद कभी जीत नहीं सकी। जो पहली सूची जारी की गई उसमें इस बात का जोर दिया गया है कि C और D कैटेगरी वाली विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों को पहले से खड़ा किया जाए। ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार से ज़्यादा हार चुकी है। 21 प्रत्याशियों की पहली सूची के बाद अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 या इससे ज़्यादा बार से हारती रही है और जहां उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रही है। ऐसी सीटों की सूची में है साजा, दुर्ग ग्रामीण, तमाम वो सीटें हैं जहाँ कांग्रेस के VVIP जीतते रहे हैं। साजा से रविंद्र चौबे, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू और दुर्ग शहर से अरुण वोरा हालांकि 3 बार लगातार हेमचंद यादव से हारते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 बार से अरुण वोरा ही दुर्ग से विधायक हैं, जबकि ताम्रध्वज साहू और रविंद्र चौबे जैसे तमाम ऐसे कई अन्य कांग्रेस के विधायक हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती मिलने वाली है। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं और इन्हीं सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची तैयार की है। साफ सुथरे चेहरों को मौका देने की कोशिश हो रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को तमाम सर्वे में जानकारी मिल चुकी है कि पार्टी और पार्टी के चिन्ह से और पार्टी की विचारधारा से उतना परहेज नहीं है जनता को जितना पुराने छत्रपों से है। 15 साल का जो शासन रहा, वहाँ एक चेहरे का बार बार जिक्र मौजूदा CM भूपेश बघेल करते हैं और वो है डॉक्टर रमन सिंह। जब भी हमला करने का मौका मिलता है तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव या महासचिव OP चौधरी को छोड़कर सीधे डॉक्टर रमन सिंह का ही नाम लिया जाता है। दरअसल ऐसा करना भी कांग्रेस के लिए लाजमी है, क्योंकि 15 साल की सत्ता का हवाला दे देकर ही भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन अब जवाब कांग्रेस को देना है, जिसकी सत्ता है, जिसने फिलहाल पौने 5 साल का शासन किया, जिसकी भी सरकार होती है, जाहिर तौर पर जवाबदेही उसी दल या सत्ता की बनती है। यह बात कांग्रेस के सर्वे में भी खुलकर सामने आई। यही कारण है कि इस बार कांग्रेस जिस तरह से ब्लॉक स्तर पर अपने संभावित उम्मीदवारों की तलाश कर रही है, दावेदारों का नाम मंगाया जा रहा है। 1900 से ज्यादा नाम पूरे छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल ब्लॉक स्तर पर जमा किए जा चुके हैं। इसके बाद 29 अगस्त तक प्रदेश की कमेटी के पास ये सारे नाम पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के पास ये सारे नाम जाएंगे और अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान यानी दिल्ली को करना है। ऐसी ही औपचारिकता के साथ जब कांग्रेस की ओर से इतने सारे नाम मंगाए जा रहे हैं, इस पूरी कवायद को लेकर राजनीति के जानकारों का कहना है कि एक तरफ कांग्रेस की ओर से ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे दल में पूरी तरह पारदर्शिता है, सभी को यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है, हम प्रत्याशियों को थोप नहीं रहे हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जहाँ वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं रहती, जहाँ महत्वाकांक्षा हावी रहती है और टिकट जब उन्हें नहीं मिलेगी
मिलेगी तो जाहिर तौर पर मन में मलाल तो रह जाएगा। जब 70 आवेदक अपना नाम आगे करेंगे और ऐसे में जब कोई एक को चयनित कर लिया जाएगा तो बाकी के 69 क्या पूरी तरह ईमानदार रहेंगे? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, सोचने वाली बात है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी डिबेट में किसी तरह की संभावित बगावत से इंकार करते हुए यह दलील देते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 में 1800 नाम आए थे, तब भी हमने 68 सीटें जीती थी। इस बार यदि 2000 से ज़्यादा भी अगर नाम आते हैं तब भी हम भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह परास्त कर देंगे। हालांकि ऐसी दलीलें और दावा राजनीति की मजबूरी होती है, जहां कोई स्टूडेंट एग्जाम देने से पहले ही यह दावा करता है कि इस बार मैं बहुत अच्छे अंकों से पास होऊंगा। परिणाम तो तभी आता है जब परीक्षा का रिजल्ट सामने आता है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दल गुटबाजी की आशंका से परेशान हैं। इन दलों की ओर से कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह का भीतर घात ना हो, क्योंकि सत्ता लोलुपता और पद की चाह राजनीतिक दल के नेताओं को इस कदर परेशान कर रखती है कि वो भविष्य के स्वर्णिम सपनों में नीति, सिद्धांत, विचारधारा, मूल्यों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। शायद यही कारण है कि आम आदमी राजनीति से जुड़ने से हमेशा कतराता रहता है। टिकट किसे मिलेगी, टिकट वितरण का फार्मूला क्या होगा, कौन उम्मीदवार बनेगा, ये राजनीतिक दलों का अपना मसला है। लेकिन जनता प्रश्न खड़ा करती है कि चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। जो चले चलाए पुराने मुद्दे हैं, खेती, किसानी, गांव, गोबर, राम, रामायण, इन सब के अलावा जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है, जिस तरह से ईडी एक के बाद एक छापेमारी कर रही है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में ईडी 6 मामलों की जांच कर रही है, जिसमें कोल स्कैम, आबकारी घोटाले के अलावा सट्टे से मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला के बाद अब चावल सप्लाई और जल जीवन मिशन के मामले में भी ईडी की ओर से एफआईआर दर्ज कर अब तक कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें 11 गिरफ्तारी कोर्ट परिवहन के मामले में हो चुकी है, 5 गिरफ्तारियां आबकारी यानी शराब घोटाले के मामले में हो चुकी है और हाल में ही 4 गिरफ्तारियां सट्टे से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो चुकी है। इसी सट्टे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर 23 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन पर उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और उनके ओएसडी के घर जिस तरह से ईडी ने छापेमारी की, उसे लेकर तीखी राजनीतिक बयानबाजी हुई। आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन वाले दिन ही ईडी ने क्यों छापेमारी की। टाइमिंग को लेकर प्रश्न खड़ा किया गया और अब इसे लेकर खुद सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा मीडिया के सामने आते हैं। एक पत्रिका जगत विजन दिखाते हुए पत्रकारों के सामने प्रश्न खड़ा करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से मनोर कहानियां और सत्य कथा की तरह इसमें कुछ कहानियां लिखी गई थी, जिसे पढ़कर ईडी ने छापेमारी की। इस पर भाजपा की ओर से भी फौरन पलटवार आ गया। शाम होते होते तक भाजपा के मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें पूर्व आईएएस और भाजपा के प्रदेश महासचिव ओपी चौधरी ने पत्रकारों के सामने तथ्यात्मक रूप से अपनी बातें रखने की कोशिश की और ईडी की कार्रवाई को जायज बताया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले दिनों में घोटाला एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। एक तरफ सरकार जहां अपनी छवि चमकाने के लिए अपने कार्यों का बखान कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक के बाद एक जिस तरह से घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं, ईडी की छापेमारी चल रही है, कुछ गिरफ्तारियां हो रही है, कुछ तथ्यों को सामने रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर ऐसे में जनता के सामने कई बड़े प्रश्न खड़े होते हैं, दुविधा की स्थिति होती है। इस पर भी हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारी में छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे तमाम राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से तैयारियों का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब भी हमारे पास जो पुख्ता जानकारी आ रही है वह यह है कि निर्वाचन आयोग की ओर से जो किताबी तैयारी की जा रही है, उसके अलावा बाहरी तैयारियां जो की जानी है, जो भौतिक तैयारी की जानी है, उसकी रफ्तार बेहद सुस्त है। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव तय समय पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जमीनी हालात और हमारे अंदरूनी सूत्र यही बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां बेहद नाकाफी है। हर हाल में चुनाव जब नवंबर में होने हैं तो इसे लेकर निर्वाचन आयोग बैठकें कर रहा है, जिस तरह का पत्राचार कर रहा है वो सब तो सैद्धांतिक पक्ष है। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से आयोजन प्रयोजन और टेंट की व्यवस्था की जानी है, जिस तरह से वाहनों की व्यवस्था की जानी है, दूसरे संसाधन जुटाए जाने हैं, वो तैयारियां
कहीं ढीली पड़ती नजर आ रही है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव के चंद महीने बाद जो लोकसभा के 2024 के चुनाव है, वो चुनाव जो मार्च अप्रैल के आसपास होने हैं, ऐसे में यदि नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस जो लंबे समय से छिड़ी है कि क्यों ना विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवा लिया जाए। इससे खर्चा भी बचेगा, संसाधन भी बचेंगे। इन सब दलीलों और तर्कों के अलावा कई राजनीतिक कारण हैं जिससे राजनीतिक फायदे के लिए ये विधानसभा चुनाव टलने की संभावना प्रबल होती नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में अपनी मजबूत स्थिति नजर आ रही है। और हाल में ही जो सर्वे हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता के संकेत खासकर छत्तीसगढ़ से नहीं दिए गए, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मुफीद होगा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, क्योंकि 2024 के लिए तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार केंद्र में अपना शासन कर सकती है, तीसरी बार सत्ता मिल सकती है। यदि दोनों चुनाव एक साथ हुए तो मोदी लहर में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खासकर फायदा मिल सकता है। ऐसे ही नफे नुकसान को तौला जा रहा है, तमाम व्यवहारिक और सैद्धांतिक कारण देखे जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां राजनीतिक दलों के अलावा निर्वाचन आयोग की तैयारियां कहीं फीकी और ढीली नजर आ रही है, प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो समस्याएं खड़ी हो रही है, कुल मिला के जिस तरह का माहौल तैयार हुआ है, उसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हों। हालांकि ये कयास है, इसकी कोई अधिकृत या पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इन सब कयासों के बीच खासकर भारतीय जनता पार्टी के जमीनी नेताओं को इंतजार है दूसरी लिस्ट के जारी होने का, जो लगभग बनकर तैयार है। हमारे पास अंदर खाने की ढेर सारी जानकारी आती है, लेकिन जो जानकारी पुष्ट नहीं होती हम उसे ऑन कैमरा आपके सामने जाहिर नहीं करते। राजभोग राजनीति के अलावा सामाजिक चेतना का आपका अपना एक जनमंच है। हम चाहेंगे कि आप इससे लगातार नियमित जुड़े रहें। मेरा आपसे आग्रह है कि आप राजनीति के अच्छे रास्ते से जुड़कर समाज और देश का भला करें। राजनीति में कुछ बुरे लोगों का लगातार कब्जा होता रहा है, जिससे राजनीति बेवजह बदनाम होती है। इसमें हमारे फिल्मों और किताबों का भी योगदान है, जो शुरू से इस बात को प्रमोट करते रहे हैं कि राजनीति में बुरे लोग आते हैं। हम एक बार फिर कहते हैं, राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के उनके लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।